क्या आपने इस खबर के बारे में सुना है? मुजफ्फरनगर से आई ये खबर कुछ न्यूज़ चैनलों के बुलेटिन्स में चली ज़रूर है, कुछ वेबसाइट पर छपी भी हैं, कुछ पत्रकारों ने इस पर विस्तार से रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन जिस तरह से ये मामला पूरे देश की राजनीति और मीडिया बहस का विषय बनना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। जबकि सवाल किसी एक ज़िले का नहीं है, सवाल इस देश में इंसानों की गरिमा, श्रम और आज़ादी का है। सवाल ये है कि आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी अमृतकाल में और बंधुआ मजदूरी को कानूनन समाप्त किए जाने के 50 साल बाद भी अगर किसी फैक्ट्री में इंसान को कैद करके काम कराया जा सकता है, तो आखिर हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? घर जाने के लिए बात करते थे, घर जाने के लिए बात करने लगे तो मारपीट करने स्टार्ट हो गया। सोने को टाइम नहीं लगा, 24-36 घंटे काम करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार मुजफ्फरनगर के एक टोटे बैग बनाने वाली दोना फैक्ट्री पर छापा मारकर 1 दर्जन यानी 13 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें कई मजदूर अलग अलग राज्यों से नौकरी का झांसा देकर लाए गए थे। उन्हें 10 से 12 हजार रुपए महीने की नौकरी का वादा किया गया। जो फैक्ट्री का मालिक है वो मुझे बोला काम करोगे, काम की तलाश थी, उन्होंने काम करेंगे सर। तो उसने हमें बोला 12,000 रुपए देंगे, 8 घंटे काम करना है। दोना पत्तल की फैक्ट्री है और 3 टाइम खाना मिलेगा, वो किसी चीज टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन फैक्ट्री पहुंचने के बाद उनकी दुनिया बदल गई। आरोप है कि उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिए गए, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मजदूरी नहीं दी जाती थी, विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट होती थी और कई बार उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था। चाय में काली चाय देते, उसमें चीनी नहीं नमक। और अगर आपस में हम लोग बात भी करते तो बेल्टों से मारते थे। बेल्ट भी मशीन की बेल्ट होती है ना, उससे मशीन की बेल्टों से मारते थे। कथित तौर पर कई मजदूरों के शरीर पर चोट और यातना के निशान भी पाए गए हैं और रात में उन्हें कमरों में बंद कर दिया जाता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार फैक्ट्री की निगरानी के लिए खूंखार कुत्ते भी रखे गए थे ताकि कोई भाग ना सके। उस डर के मारे सर हम लगे रहते थे, कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था। 2-2 गेट लगे थे बाहर को, वो बाकी 2-2 कुत्ते थे सर वहाँ पे। मामले में सबसे चिंताजनक आरोप ये है कि कथित तौर पर 3 मजदूरों की यातना के दौरान मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। एसपी संजय वर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस, श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में यह रैकेट पकड़ा गया। फैक्ट्री संचालक से जुड़े अंकित बालियान पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, हत्या से जुड़ी धाराओं और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों के विरुद्ध प्रक्रिया जारी है। दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगर ये सब सच है तो ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, ये संविधान के आर्टिकल 23 पर सीधा हमला है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगारी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। इसी संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट बनाया गया था। इस कानून ने बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया है, पुराने कर्जों को समाप्त माना और राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें, पीड़ित को मुक्त कराएं और उनका पुनर्वास करें। यानी ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में सरकारों को जानकारी न हो या जिसके लिए कोई कानून मौजूद न हो। कानून भी है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं। इसके बावजूद अगर आज भी लोग बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जा रहे हैं तो सवाल कानून की अनुपस्थिति का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल इस झालमुड़ी सिस्टम के प्रति होता है कि सिस्टम क्या कर रही है। मुजफ्फरनगर का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोई अकेली घटना नहीं है। समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में ईंट भट्टों, कृषि फार्मों, पत्थर खदानों, कारखानों और छोटी फैक्ट्रियों से बंधुआ मजदूरों को छुड़ाए जाने की खबरें आती रहती हैं। 2019 में महाराष्ट्र के पुणे से 17 मजदूरों को एक गुड़ फैक्ट्री से मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बार बार इस समस्या की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाता रहा है। इसी वर्ष आयोग ने उत्तर प्रदेश में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े सैकड़ों मामले की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से पूछा कि कानून होने के बावजूद मजदूरों की पहचान और पुनर्वास में इतनी देरी क्यों हो रही है। आयोग की चिंता ये बताती है कि यह समस्या किसी एक फैक्ट्री या एक जिले तक सीमित नहीं है। ये प्रशासनिक व्यवस्था की उस कमजोरी की ओर संकेत करती है जहां सबसे गरीब और सबसे कमजोर नागरिक अक्सर राज्य की निगाह से भी ओझल हो जाते हैं। यहाँ सवाल उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को भी लेकर उठती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश को कानून के सख्त शासन, जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर कार्रवाई के उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अगर किसी फैक्ट्री में लगभग 2 साल तक लोगों को कथित रूप से कैद रखकर काम कराया जा रहा था तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी?
क्या आसपास के लोगों को कुछ पता ही नहीं था? क्या श्रम विभाग ने कभी निरीक्षण नहीं किया? क्या पुलिस के पास पहले कोई शिकायत नहीं पहुंची, और अगर पहुंची थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानून का अर्थ केवल अपराध होने के बाद गिरफ्तारी ही नहीं होती, बल्कि अपराध के होने से पहले उसे रोकना भी होता है। इतिहास बताता है कि बंधुआ मजदूरी केवल आर्थिक शोषण नहीं होता, यह इंसान की स्वतंत्रता छीन लेने की व्यवस्था होती है। मजदूर अपनी इच्छा से काम छोड़ नहीं सकते, उसे डर, हिंसा, कर्ज या बंदी बनाकर रोका जाता है। कई बार उसके पहचान पत्र छीन लिए जाते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। मजदूरी रोक दी जाती है, वो भी इसी मामले में हुआ है। परिवार से संपर्क खत्म कर दिया जाता है, वो भी इस मामले में हुआ है। फिर कमाई में बहुत दुख तकलीफ काटे के पड़ा। अरे हम गोरा लोग लाश से मारे इससे। अच्छा। हाँ, गोरा लोग लाश से मारे, काम नहीं करो, चाबुक लगावे गाड़ी पर। हाँ। कोई सुनवाई नहीं। गिरमिट तुम। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र दोनों जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी को आधुनिक दौर की गुलामी मानते हैं। लेकिन इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है। ये मीडिया की प्राथमिकताओं का सवाल है। ये कहना सही नहीं होगा कि इस मामले को बिल्कुल कवर नहीं किया गया है। BBC हिंदी ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट की है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाया है। लेकिन सच ये भी है कि आज रात भी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों के प्राइम टाइम में इस पर एक भी गंभीर डिबेट नहीं हुई। ना अमन चोपड़ा ने किया, ना अमिश देवगन ने, ना सुधीर चौधरी ने, ना अंजना ओम कश्यप ने, और ना ही अर्नब गोस्वामी ने। आज भी प्राइम टाइम पर बहस उन्हीं घिसे पिटे ध्रुवीकरण के मुद्दों पर ही हो रही है जिनसे TRP मिल जाती है, लेकिन आम आदमी के असल मुद्दे गायब हो जाते हैं। ये पूछना पूरी तरह जायज़ है कि क्या इंसानों को बंधुआ बनाकर रखने और 3 मौतों की घटना प्राइम टाइम पर घंटों चर्चा के योग्य नहीं थी? क्या गरीब मजदूरों की पीड़ा TRP नहीं लाती, नहीं लाएगी? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सच ये है कि मीडिया तब तक किसी आम आदमी की तरफ नहीं देखती जब तक मामले में हम बनाम वो यानी अस वर्सेस देन का एंगल ना बन जाए। यानी जब तक मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग ना चढ़े, एक मजदूर भूखा रहे, पीटा जाए, मार दिया जाए, जान चली जाए, यह स्टूडियो की बहस के लायक खबर नहीं बनती। लेकिन सांप्रदायिक या राजनीतिक टकराव का कोई छोटा सा वाक्य, उदाहरण भी घंटों की चर्चा बन जाता है। फैज़ अहमद फैज़ ने शायद ऐसे ही समाज की पीड़ा को महसूस करते हुए लिखा था, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। फैज़ का ये शेर केवल साहित्य नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहाँ गरीब की मेहनत बिकती नहीं बल्कि गरीब ही बिक जाता है। आज मुजफ्फरनगर की घटना को पढ़ते हुए ये शेर इसलिए याद आता है क्योंकि यहाँ मजदूर केवल श्रम नहीं दे रहा, बल्कि उसकी आज़ादी, उसका सम्मान और उसका जीवन दांव पर लगा हुआ है। इस घटना में पीड़ित और आरोपी किसी भी धर्म के हों, उससे पहले वे इंसान हैं। अगर किसी समाज में इंसान की गरिमा ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बहसें अधूरी हैं। इसलिए यह मामला किसी जाति, धर्म या चुनाव राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाना चाहिए। ये उन करोड़ों प्रवासी और असंगठित मजदूरों की कहानी है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपना घर छोड़ते हैं, लेकिन कई बार शोषण के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें पुलिस की रेड का इंतजार करना पड़ता है। मुजफ्फरनगर की यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास केवल एक्सप्रेसवे, निवेश और बड़े बड़े दावों से नहीं मापा जाता। विकास का असली पैमाना ये है कि सबसे कमज़ोर नागरिक कितना सुरक्षित है। अगर कोई गरीब मजदूर आज भी अपने ही देश में बंधुआ बनकर रह सकता है, बनाया जा सकता है, तो हमें केवल अपराधियों से नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था से सवाल पूछना होगा जिसने उसे इतना असुरक्षित छोड़ दिया। और शायद लोकतंत्र का पहला फर्ज भी यही है कि जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनाई देती है, उनकी आवाज़ सबसे पहले सुनी जाए। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज हैदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।